अब आइए समझते हैं द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑडिटिंग ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड दैट इज द ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस। देखिए यूजर एक्सेस में हमें इन 4 पॉइंट्स को समझना है। कौन से पॉइंट्स, आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। हुआ यूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय भाई साहब को रिक्रूट किया गया। अब रिक्रूट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उस भाई साहब के नाम के हिसाब से आईटी सिस्टम में उनका एक अकाउंट साइन अप हुआ और अकाउंट साइन अप के साथ उनको दिया गया कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उस अकाउंट में उस रोल के हिसाब से दिए गए कुछ एक्सेस राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इज ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग। एक बार साइन अप हो गया, सारे के सारे राइट्स दिए गए, उसके बाद उस एम्प्लॉय भाई साहब ने सेट किया अपना पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के हिसाब से। मतलब कुछ मिनिमम कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर्स में भी कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स, ये सारा कॉम्बिनेशन बना के एक पासवर्ड जनरेट किया। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज ऑडिटिंग ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट। अब दोस्तों उसके पास आईडी भी है, पासवर्ड भी है, उससे उसने सिस्टम में लॉगिन किया एंड सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ऑडिटिंग पॉइंट इज ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। और कई सालों के बाद जब काम से भैया एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो वो सिस्टम से बाहर हो गया। अब भाई जब कोई एम्प्लॉय सिस्टम से बाहर चला जाता है तो उसका आईडी पासवर्ड का अकाउंट रख के क्या काम, उस अकाउंट को भी सिस्टम एडमिन को डिलीट कर देना चाहिए ताकि रिटायर्ड एम्प्लॉय, निकला हुआ एम्प्लॉय उस आईडी पासवर्ड का मिसयूज ना कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्मिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइए, यहां पे मेन हेडिंग भी यूजर एक्सेस कंट्रोल है और उस यूजर एक्सेस कंट्रोल का सब हेडिंग, सब पॉइंट भी एक यूजर एक्सेस कंट्रोल है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं वो सब पॉइंट की। तो सबसे पहला है यूजर अकाउंट लॉकआउट। मतलब देखिए यहां पे हमारे ऑडिटर भाई साहब ये चेक करेंगे कि यूजर जो भी अकाउंट लॉगिन करके बैठा हुआ है, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो उसे यूज नहीं कर रहा, तो क्या वो ऑटोमेटिकली साइन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। देखिए इंट्रूशन का मतलब यह होता है कि कोई हमारी ऑथराइजेशन सिक्योरिटी को बाईपास करके सीधा हमारे सर्वर में अटैक करने की कोशिश करता है, उसमें एंटर होने की कोशिश करता है। तो उनको रोकने के लिए जो डिवाइसेस, जो सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं उसे हम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स कहते हैं। ऑडिटर एंश्योर करेगा कि क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उसे पीरियोडिकली अपडेट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद है डॉर्मेंट अकाउंट्स। देखिए बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ी सी लार्ज कंपनी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर लैक्स ऑफ यूजर अकाउंट्स आर क्रिएटेड बाय सिस्टम एडमिन। ऑडिटर भाई साहब यहां पे जाके ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन से अकाउंट्स जो क्रिएट तो हुए हैं लेकिन उनमें कुछ एक्टिविटीज नहीं हुई, क्या वो सस्पिशियस है, क्या उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे डॉर्मेंट अकाउंट्स को ऑडिटर डिटेल में चेक करेगा। नेक्स्ट इज शेयर्ड अकाउंट्स। देखिए शेयर्ड अकाउंट का मतलब यह होता है कि अकाउंट्स ओपन तो हुआ है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं, उसे मोर देन वन यूजर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन। तो यहां पे ऑडिटर यह चेक करेगा कि जो शेयर्ड अकाउंट्स की पॉलिसी है वो सही तरीके से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, उसका कोई लॉग फाइल मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसको स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं। देखिए शेयर्ड अकाउंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि एक यूजर को एक से ज्यादा बंदे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या, आप किसको ब्लेम करेंगे। देखिए शेयर्ड अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि एक अकाउंट को एक से ज्यादा यूजर यूज तो करते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, हम किसको ब्लेम करेंगे। दोस्तों ये एंश्योर करने के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टम अकाउंट्स। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये सिस्टम अकाउंट्स होता क्या है। देखिए बड़े से नेटवर्क में एक सिस्टम की सर्विस को, सर्विस का मतलब कई सारे डिफरेंट फीचर्स को हम सर्विस कहेंगे। उन सर्विस को कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज को यूज करने के लिए सिस्टम में कुछ अकाउंट्स को ओपन करना होगा। अब ये सिस्टम अकाउंट्स किसी यूजर के लिए नहीं होते,
लेकिन एक सर्विस के लिए होते हैं, इसीलिए इसे सर्विस सिस्टम अकाउंट्स भी कहा जाता है। मतलब सर्विस खुद ऐसे अकाउंट्स को ओपन करेगी अपने खुद के यूज के लिए, अपने खुद के रिसोर्स कंजम्पशन के लिए। ऐसे सिस्टम के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा ओपन किए गए अकाउंट्स को हम कहते हैं सिस्टम अकाउंट्स। इसको यूजर से कोई लेना देना नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ आईटी एडमिन ही देख सकता है। तो यहां पे ऑडिटर भाई साहब ये चेक करेंगे कि जितनी भी सर्विसेज, नए नए फीचर इंस्टॉल किए गए हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग में जितने भी सिस्टम अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं, उसका सही तरीके से लॉग फाइल मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभार इन सिस्टम अकाउंट्स का मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखने वाला तो कोई नहीं है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस वायोलेटर्स। मतलब क्या आपको पता है कि जब हम किसी को फोन करना चाहते हैं, हमने फोन हाथ में लिया, हमने फोन डायल करके लगा भी दिया, लेकिन बाद में पता चला नहीं यार अभी फोन नहीं करना, हम फोन को काट देते हैं। चाहे सामने वाले बंदे को मिस कॉल नहीं गया, लेकिन उस पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में आपकी ये अटेम्प्ट भी रिकॉर्ड हो जाती है उनके लॉग फाइल में कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये भाई साहब ने ये फोन डायल किया था, लेकिन कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। मतलब क्या? मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अनऑथोराइज्ड बंदा लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट कर रहा है, मतलब विदाउट आईडी एंड पासवर्ड हमारी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, सिस्टम में एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि उन सारे के सारे अटेम्प्ट को वो एक लॉग फाइल में रिकॉर्ड करे। और ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि ऐसे लॉजिकल वायोलेटर्स को सही तरीके से लॉग फाइल में मेंशन किया गया है या नहीं किया गया। देखिए लॉग फाइल में उनके नाम तो नहीं होते, लेकिन उनके डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस जरूर होते हैं। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। देखिए ऑथेंटिकेशन में हमारे ऑडिटर भाई साहब ये देखेंगे कि क्या उस पूरी सिस्टम में कोई भी ऐसा रिसोर्स है जहां पे विदाउट आईडी एंड पासवर्ड अभी भी एंटर किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसके लेवल ऑफ सिक्योरिटी को एग्जामिन करने के बाद वो एंश्योर करेगा मैनेजमेंट को कि यह जगह कितनी सेंसिटिव है। अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो विदाउट आईडी एंड पासवर्ड, मतलब विदाउट ऑथेंटिकेशन, किसी भी यूजर को यहां पे एक्सेस ना दिया जाए। तो दोस्तों यूजर एक्सेस कंट्रोल में हमने पढ़ा था यूजर एक्सेस कंट्रोल। अब आइए पढ़ते हैं ऑडिटिंग ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट। देखिए पासवर्ड मैनेजमेंट में ऑडिटर यह देखेगा कि यह ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्ड का क्या कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड में क्या हो सकता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना है कि जब भी यूजर कोई पासवर्ड सेट करे तो उसे मिनिमम लेंथ में रखना है। पासवर्ड मैनेजमेंट के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग। अब यह क्या होता है? देखिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय एंटर होता है, हमने जैसे पढ़ा था कि उसको सबसे पहले असाइन किए जाते हैं एक्सेस राइट्स। मतलब वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के कई सारे फीचर्स में से कौन से फीचर्स को एक्सेस कर सकता है और किसे वो नहीं कर सकता। होता ऐसा है कि जब एम्प्लॉय कंटिन्यूसली काम करता है उसको कुछ और डिसेबल्ड फीचर को यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आईटी डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और कहेगा कि देखो भाई मेरे अकाउंट में कुछ फीचर्स डिसेबल है, मुझे काम करने के लिए उन फीचर्स को एक्टिवेट करना है, प्लीज जरा उसको एनेबल कर दे। अब आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उस रिक्वेस्ट को डिटेल में एनालाइज करेगा, देखेगा कि क्या उसकी रिक्वेस्ट उसके रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसको लगता है कि भाई एक्सेस देना चाहिए तो डिसेबल फीचर्स को वो एनेबल करेगा। दोस्तों ऐसे कई सारे एक्सेस को एनेबल करना, कई सारे एक्सेस को डिसेबल करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग, और ऑडिटर को यही सब कुछ देखना है। तो दोस्तों यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग में ऑडिटर को कुछ खास एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। कैसी कैसी एक्टिविटीज, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला है एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेसेस। यहां पे ऑडिटर को यह इंश्योर करना है कि जो भी रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी है आईटी एडमिन को ज्यादा एक्सेस लेने के लिए,
क्या वो उसके प्रोफाइल से मैच होती है या नहीं होती। कभी कभार क्या होता है कि आपको कुछ फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर एम्प्लॉय वहां पर रिक्वेस्ट भेजता है तो एक्सेसिव पावर चली जाएगी जो कंट्रोल नहीं है। तो यहां पे ये इंश्योर करना है कि रिक्वेस्ट रीजनेबल है या नहीं। नेक्स्ट इज एक्सेस अप्रूवल्स। यहां पे ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी एक्सेस रिक्वेस्ट आई है वो किसने अप्रूव की और क्या अप्रूव करते टाइम पे पॉलिसीज को, उसके क्राइटेरियाज को, उसकी नीड को सही तरीके से असेस किया गया था या नहीं। नेक्स्ट इज न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग। देखिए न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग में ऑडिटर यह देखेगा कि जो भी एम्प्लॉय का अकाउंट इनिशिएट हुआ है, साइन अप हुआ है, वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद उसको जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेस राइट्स मिले हैं, क्या वो उसके जॉब प्रोफाइल से मैच होते हैं या नहीं होते। क्या उसे एक्सेसिव राइट्स तो नहीं मिल गए ना। अगर एक्सेसिव राइट्स मिले हैं तो वो अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देखिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे हमने कई सारी बातें पहले ही पढ़ी है। मतलब एक यूजर दूसरे किसी यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं देख पाएगा जब तक कि वो ऑथोराइज ना हो। सब सिर्फ अपनी ही प्रोफाइल के हिसाब से सारे फीचर्स एक्स करेंगे। यहां पे ऑडिटर को यह देखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई एसओडी मैट्रिक्स है। अब एसओडी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैट्रिक्स, जहां पे एक और कई सारे प्रोफाइल्स होते हैं, कई सारे रोल्स होते हैं और उस रोल्स के हिसाब से उनके एक्सेस राइट्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेल्समैन को, तो सेल्समैन पे क्या वो डेटा को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जितने जितने कॉलम्स पे उसको एक्सेस राइट हो वहां पे कुछ साइंस रखेगी जो पॉलिसी में बताया गया है। इसके बाद द लास्ट वन इज एक्सेस रिव्यूज। देखिए यहां पे ऑडिटर को यह देखना है कि जो भी एक्सेस यूजर्स को दिए गए हैं क्या उसका पीरियोडिकली रिव्यू होता है या नहीं होता। एक बार एक्सेस देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को शांति से बैठना नहीं है, पीरियोडिकली ये टेस्ट करना है कि जो एक्सेस दिए गए हैं क्या उससे सही प्रोडक्टिविटी क्रिएट होती है या नहीं होती। क्या किसी का एक्सेस बढ़ाने की जरूरत है, क्या किसी का एक्सेस घटाने की जरूरत है। तो दोस्तों ऑडिटर उस रिव्यू का भी ऑडिट करेगा। नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग एम्प्लॉइज टर्मिनेशन। अब एम्प्लॉइज टर्मिनेशन की ऑडिट की क्या जरूरत समझते हैं। देखिए जब कोई भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होता है या टर्मिनेट होता है तो दोस्तों साथ में रह जाती है उसकी यादें एंड उनके अकाउंट्स। क्योंकि जब वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, याद कीजिए उनका साइन अप किया गया था और उनको कुछ एक्सेस कंट्रोल्स दिए गए थे। यहां पे हमें यह इंश्योर करना है कि जब भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चले जाए, जब कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा, तो उनके अकाउंट्स को हम क्यों मेंटेन करें। अगर वो अकाउंट्स को डिसेबल नहीं किया गया तो हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय उन्हीं आईडी पासवर्ड्स का मिसयूज करके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों यहां पे एम्प्लॉय टर्मिनेशन प्रोसेस हमें सिस्टम के यूजर अकाउंट्स के साथ समझना है और ना कि उनकी रिटायरमेंट के साथ। तो कौन सी एक्टिविटीज हमारे ऑडिटर भाई साहब चेक करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला है टर्मिनेशन प्रोसेस। तो वही हमने अभी कहा कि ऑडिटर यह देखेगा कि एम्प्लॉयज के जाने के बाद उनके अकाउंट्स को पॉलिसीज के साथ ट्रीट किया है या नहीं किया। अगर एक्टिव रखना है तो कितने टाइम तक एक्टिव रखना है, डिसेबल करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें पॉलिसीज के हिसाब से की गई या नहीं की गई, ये ऑडिटर भाई साहब चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सेस रिव्यूज। देखिए एक्सेस रिव्यूज हमने ऑलरेडी प्रोविजनिंग में पढ़ लिया है कि हमें यह देखना है कि क्या कोई टीम है जो इस टर्मिनेशन को पीरियडिकली रिव्यू करे, उसको पीरियडिकली पॉलिसीज के साथ कंपेयर करे और यह इंश्योर करे कि सब कुछ सही है या नहीं। लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस एंड टर्मिनेशंस। देखिए कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद एम्प्लॉयज को हायर नहीं करता, लेकिन वो अपनी सर्विस को आउटसोर्स कर देता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को। अब जब पूरी की पूरी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी एक
अकाउंट जरूर देना चाहिए ताकि वो हमारे सिस्टम में लॉग इन होके अपने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सके। तो यहां पे ऑडिटर को यह देखना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट सही तरीके से मॉनिटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तो जरूरी मॉडिफिकेशंस अकाउंट्स में किए गए या नहीं किए गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है और उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टर्स के सारे प्रिविलेजेस उसको अकाउंट से डिसेबल करने चाहिए। क्या ये सब कुछ सही टाइम पे हुआ है, सही तरीके से हुआ है या नहीं, ये भी ऑडिटर भाई साहब डिटेल में चेक करेंगे। तो दोस्तों यूजर एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ा ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट, ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग एंड लास्ट में पढ़ा ऑडिटिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्मिनेशन। तो ऑडिटिंग ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में यूजर एक्सेस कंट्रोल के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है यूजर एक्सेस लॉग्स। देखिए सबसे पहले हमें ये लॉग के बारे में समझना होगा कि लॉग क्या है। जब कोई यूजर सिस्टम में लॉग इन करता है तब से लेके जब वो लॉग आउट करता है उस बीच का जो भी सेशन रहा हो उसकी हर एक मूवमेंट को जो फाइल रिकॉर्ड करती है उसे हम लॉग्स कहते हैं। मतलब यूजर ने लॉग इन किया तो उसने कौन से टर्मिनल से लॉग इन किया, उसका आईडी क्या था, उसके बाद कौन से टाइम पे किया, उस सेकंड के बाद दूसरी सेकंड पे उसने क्या किया। दोस्तों हर एक मूवमेंट को डिटेल में आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी, यहां तक कि एक पर्टिकुलर फील्ड में भाई साहब ने कितनी बार एरर की, यहां तक की रिकॉर्ड लॉग फाइल मेंटेन कर सकता है। तो लॉग को कितनी पावरफुल बनाया जा सकता है यह डिपेंड रहता है आईटी इंफ्रा पे। मतलब मैनेजमेंट यह डिसाइड करेगा कि एक लॉग फाइल में उनको कितनी डिटेल चाहिए। जितनी ज्यादा डिटेल रहेगी उतना ही हमारा क्लैरिटी रहेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो इन्हीं लॉग्स फाइल को यूज करके हम डेटा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो यूजर एक्सेस लॉग्स में ऑडिटर को कुछ एक्टिविटीज को खास ध्यान रखना है। तो कौन सी वैसी एक्टिविटीज है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस लॉग्स। तो यहां पे ऑडिटर यह देखेगा कि जितने भी लॉग्स है वो कहीं एक सर्वर में सेव हो रहे हैं या फिर ये इंडिविजुअल यूजर के कंप्यूटर में सेव हो रहे हैं। जैसे ही सेव हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रेकमेंड करेगा। अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर पे सारे लॉग्स सेव हो रहे हैं तो ऑडिटर यह रेकमेंड करेगा कि पीरियोडिकली उन सारे के सारे लॉग्स का कॉपी एक सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टोर होना चाहिए और वो भी लॉक्ड फॉर्मेट में, ताकि सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसे एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट इज एक्सेस लॉग प्रोटेक्शन। देखिए यहां पे ऐसा हुआ कि एक दिन एक एम्प्लॉय ने अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड का मिसयूज करके डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। जब ऑर्गेनाइजेशन ने क्वेश्चन पूछा कि ये कौन था, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, सब साइलेंट थे। अब ऑर्गेनाइजेशन के एचआर मैनेजर ने यह अनाउंस कर दिया कि भाई हमारे पास लॉग फाइल है, जिस आईपी एड्रेस से, जिस सिस्टम आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उससे पता चल जाएगा कि उस सिस्टम पे कौन सा बंदा बैठा था, किस आईडी से उसने कंप्यूटर में एंट्री की। अब जो रियल कल्प्रिट था वो ये बात सुन के थोड़ा घबरा गया। उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर लॉग फाइल को डिटेक्ट किया और उसमें से अपने एक्सेस वाली एंट्री को डिलीट कर दिया। अब जब आईटी पर्सोनेल ने वो लॉग फाइल देखी तो वो सब हैरान थे क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर एंट्री की कोई रिकॉर्ड ही नहीं थी। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लॉग फाइल थी वो अनप्रोटेक्टेड थी। यहां पे ऑडिटर यही तो देखेगा कि जितनी भी लॉग फाइल्स बैक एंड पे सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, वो सही तरीके से प्रोटेक्टेड है या नहीं है। क्या उसे कोई आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है? अगर हां तो वो ये रेकमेंड करेगा कि सारे के सारे लॉग्स एक अच्छे से सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड होने चाहिए। देखिए यहां पे वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी इज यूज WORM, वर्म, मतलब राइट वंस एंड रीड मैनी। मतलब क्या हुआ, ऐसे आप स्टोरेज डिवाइस का यूज करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइट किया जा सकता है, राइट करने के बाद रीड कर सकते हैं, लेकिन
स्टोर करने के बाद कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम सीडीज का यूज कर सकते हैं, डीवीडीज का यूज कर सकते हैं जो रीराइटेबल ना हो। एक बार कंटेंट उसमें चला गया फिर कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके, ऐसे डिवाइसेस को यूज करना चाहिए। लॉग प्रोटेक्शन के बाद द नेक्स्ट वन इज एक्सेस लॉग रिव्यू। दोस्तों रिव्यू वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी पिछले 2 पॉइंट्स में समझ लिया था। मतलब ये कि ऑडिटर ये देखेगा कि पीरियोडिकली ऑर्गेनाइजेशन इन सारे के सारे लॉग फाइल की सिक्योरिटी का रिव्यू करते हैं या नहीं करते। अगर उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो उसको सॉल्व करते हैं या नहीं करते। लास्ट वन इज एक्सेस लॉग रिटेंशन। यहां पर ऑडिटर यह देखेगा कि स्टोर किए गए लॉग फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों तक अपने पास रिटेन रखता है। देखिए कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यह पॉलिसी हो सकती है कि 8 साल के बाद या 10 साल के बाद हमारे जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स है हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि भाई उन सबको सेव करने के लिए हमें कई सारी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, कई सारे हार्ड डिस्क चाहिए। अगर हम बढ़ते गए तो हमारा स्टोरेज बढ़ता जाएगा। और ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि उनकी जो पॉलिसी है ये डिस्ट्रॉय करने की या रिटेंशन की, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठती है या नहीं बैठती। तो दोस्तों यूजर एक्सेस लॉग्स में हमने पढ़ी ये 4 बातें। सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड एक्सेस लॉग्स, दूसरा एक्सेस लॉग प्रोटेक्शन, देन एक्सेस लॉग रिव्यू एंड लास्ट वन इज एक्सेस लॉग रिटेंशन। नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर क्या होती है। देखिए बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारे कंप्यूटर से रिलेटेड फ्रॉड या क्राइम हो सकते हैं। यहां पे ऑडिटर को यह देखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इन्वेस्टिगेशन टीम है या नहीं है, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है कि फ्रॉड होने पे ये इन्वेस्टिगेशन टीम उस एंटायर फ्रॉड का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करे एंड कल्प्रिट को ढूंढे, उसे लॉफुल एक्शन में सजा देने की कोशिश करे। देखिए इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर भाई साहब ध्यान रखेंगे इस 3 पर्टिकुलर बातों को। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मतलब यहां पे ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन से ये क्वेश्चंस करेंगे कि भाई आपके पास कोई प्रॉपर टीम है या नहीं है। अगर टीम है तो उनमें कौन कौन से पर्सन्स आपने डिप्लॉय किए हैं, अगर पर्सन्स है तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और सबसे बड़ी बात ये किस अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। अब हुआ यूं कि एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में एक यूजर को यह पावर दी गई कि वो कस्टमर का सारा रिसीवेबल कलेक्ट करेगा, वही डिसीजन लेगा कि डिस्काउंट कितना देना है, और वही ये डिसीजन लेगा कि कस्टमर के अकाउंट को कब बैड डेट से डेबिट करना है। अब एक कस्टमर भाई साहब को पैसे पे नहीं करने थे, अमाउंट थी कुछ 50 लाख जितनी। उसने क्या किया, इस यूजर को ब्राइब ऑफर किया कि मैं तुझे पर्सनली 5 लाख रुपीस दूंगा, मेरा अकाउंट डिस्काउंट एंड बैड डेट से 0 कर दे, मुझे 1 रुपया भी पे नहीं करना। और यूजर भाई साहब मान गए। उसने 5 लाख रुपए लेके अपने जेब में डाले और उस पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट कर दिया 0। अब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ महीनों के बाद डाउट हुआ कि ज्यादातर कस्टमर्स के अकाउंट्स में सडनली इतने डिस्काउंट्स कैसे बढ़ गए, सडनली इतनी बैड डेट कैसे बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, ऑडिटर से पूछा, इन्वेस्टिगेशन टीम से डिस्कशन किया एंड इन्वेस्टिगेशन टीम एंड ऑडिटर ने मिलके उस पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट पे लगा दिया ऑडिट हुक। ऑडिट हुक क्या होता है हमने डिटेल में पढ़ा था। मतलब सारे के सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की मूवमेंट को वो एक अलग लॉग फाइल में रिकॉर्ड कर देता है। तब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन सारे के सारे लॉग्स के हिसाब से प्रैक्टिकली ये करने की कोशिश की, उसको कंपेयर करने की कोशिश की, क्या रियली ये डिस्काउंट है, ये बैड डेट है, या ये सिर्फ एम्प्लॉई एंड कस्टमर के बीच का एक समझौता है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस एम्प्लॉय के ऊपर लीगल एक्शंस लिए और उसे पुलिस के हवाले कर दिए। दोस्तों इसे कहते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन। देखिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन पुलिस को बुलाएगा और पुलिस सब कुछ करेगी, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की टीम ही सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन करेगी। और ऑडिटर को यह चेक करना है कि क्या ऐसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस
सही तरीके से हुए है या नहीं हुई, क्या इसकी कोई पॉलिसी है, इसके कोई प्रोसीजर्स है, और उन पॉलिसीज के हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम किया है या नहीं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। अब हुआ यूं कि सडनली इन्वेस्टिगेशन टीम को एक डाउट हुआ कि किसी एक यूजर ने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, बहुत सारे स्कैम किया है। अब जैसे ही उस यूजर को पता चला कि आज की डेट में वो इन्वेस्टिगेशन टीम उसके कंप्यूटर को सीज करने के लिए आ रही है, उसने क्या किया, उसने चालाकी से कुछ वायरस अपने कंप्यूटर में डाल के सिक्योरिटी को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हार्ड डिस्क को ब्लैंक कर दिया, सारा डेटा उड़ा दिया, और बाद में कहा पता नहीं भाई किसी हैकर ने आके कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम काफी चालाक थी, उसने किया ठीक है भाई, तेरी अगर हार्ड डिस्क किसी हैकर ने ब्लैंक की है, कोई बात नहीं, हार्ड डिस्क तो पड़ी है, जरा दे दे उसको। अब इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हार्ड डिस्क को लेके अपने आईटी डिपार्टमेंट को दिया और कहा कि यहां का डेटा डिलीट हो चुका है, उसको रिकवर करो। अब उस पर्टिकुलर साइंटिफिक टीम ने पूरे हार्ड डिस्क को एक सॉफ्टवेयर से रन करवाया और 90% से भी ज्यादा डेटा वहां से कलेक्ट किया। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को यह यकीन हो गया कि इसी यूजर ने ही यह सारा कांड किया है, सारा स्कैम किया है। उसको अरेस्ट करवाया गया और उसको जेल के पीछे भेज दिया गया। देखिए इस एंटायर एग्जांपल में हमें यह समझना है कि वो स्पेसिफिक साइंटिफिक आईटी टीम जिसने ये हार्ड डिस्क को रिकवर किया, उसके डेटा को रिकवर किया, उस टीम को हम कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक टीम। तो दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के साइंस को ही कहा जाता है यहां पे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसी कंप्यूटर फॉरेंसिक टीम है या नहीं है, उसमें पर्सन कैसे है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और क्या वो पीरियोडिकली ऐसे फॉरेंसिक्स टेक्निक्स को यूज करके फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज ऑडिटर डिटेल्स में ऑडिट करेगा। तो दोस्तों हमने इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में पढ़ा, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, देन वी अंडरस्टूड कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एंड लास्ट में पढ़ा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। Well, investigative procedures के बाद the next one is auditing of internet points of presence। देखिए इसकी एक्टिविटीज को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये इंटरनेट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यहां पे होता क्या है। देखिए हमारे हिंदी में एक कहावत है कि अगर घर के बारे में जानना हो तो घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को पूछो, आजू बाजू वालों को पूछो, उनको घर वालों से ज्यादा खबर होती है। मतलब क्या, यहां पे ऑडिटर ये चेक करेगा कि ऑनलाइन इंटरनेट पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस कैसी है। मतलब सोशल मीडिया में लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट में उसके कैसे रिव्यूज है, लोग ट्विटर पे इसके बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कुछ नेगेटिव है, क्या कुछ पॉजिटिव है, ये सब कुछ ऑडिटर भाई साहब यहां पे चेक करेंगे। और ये चेक करने के लिए वो कौन से प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो भैया सबसे पहला है सर्च इंजिन्स। देखिए यहां पे ऑडिटर भाई साहब उस कंपनी का नाम अलग अलग तरीके से सर्च इंजन में डालेंगे, सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, और वो ये देखेगा कि इस नाम से सर्च करने से कंपनी की कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है। वो ये भी चेक करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरा, क्या एक्सेसिव कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो वहां पे नहीं चली गई ना। देखिए सर्च इंजन में अगर कुछ ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चली गई है तो ऑडिटर यह रेकमेंड करेगा कि भाई आप इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत दीजिए। एग्जांपल के तौर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोजेक्ट का डिटेल देना है तो सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, कुछ बेसिक डिटेल दीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। देखिए यहां पे जो ऑडिटर भाई साहब होंगे वो ये देखेंगे कि डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट यूजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या चैट कर रहे हैं, क्या उनके रिव्यूज है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉइज के जो ग्रुप्स होते हैं, ऑडिटर वहां पे फेक पर्सन बन के एंटर होते हैं,
एंड फिर उन ग्रुप की चैट का मजा लेते हुए ये जानते हैं कि एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज खुद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। वहां से अगर उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी डैमेजेबल है, काफी रिस्की है, तो वो तुरंत मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा कि इस इंफॉर्मेशन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के ऊपर भी एक्शन लिया जाए अगर वो डेटा वगैरह कुछ लीक करता है तो। उसके बाद है ऑनलाइन सेल्स साइट्स। ऑनलाइन सेल्स साइट्स का मतलब यह हुआ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, पर्टिकुलरली हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, जैसे कि हम बात करें ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स, तो वहां पे कस्टमर्स के रिव्यूज कैसे कैसे हैं, उन्होंने कितने पॉइंट्स दिए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को कस्टमर ने कितनी टाइम बाय किया, ये सारा का सारा डेटा ऑडिटर चेक करेगा। और अगर उसको कुछ लगता है कि यहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो उसको अपने रिपोर्ट में डालेगा। आफ्टर दैट डोमेन नेम्स। देखिए डोमेन नेम्स का मतलब क्या हुआ वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वेबसाइट का जो नाम होता है, जो उसके आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, उसे डोमेन नेम कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी के नाम जैसी कोई डिफरेंट वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का नाम है mycompany.net, किसी और का नाम हो सकता है mycompany.in, mycompany.com, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि सिमिलर नेम जैसी दूसरे वेबसाइट्स पे क्या कंटेंट है, वहां पे क्या प्रोडक्ट है, वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वो हमारी किसी इंफॉर्मेशन को तो यूज नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि आखिर ऑडिटर को दूसरी वेबसाइट्स को देखने से क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब दो एंटिटीज के नेम सेम हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो है वो हमारे बारे में सर्च करना चाहता है लेकिन गलती से उसने क्लिक कर दिया दूसरी वेबसाइट पे, तो हमारी इंफॉर्मेशन की जगह वो उसकी इंफॉर्मेशन को समझ लेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को मिसअंडरस्टैंड करेगा और हमें काम नहीं देगा। नेक्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। देखिए आज की तारीख में ऑनलाइन प्रेजेंट रहना बेहद जरूरी है, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, कई सारी वेबसाइट्स पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन प्रेजेंस रहना चाहिए। लेकिन ऑडिटर को यह इंश्योर करना है कि वहां पे जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो पब्लिक डोमेन पे हमारा डेटा जा रहा है, वो कितना रीजनेबल है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉइंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके कोई कंपनी को एक्सपोज करने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑडिटिंग ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, और हमने पढ़ा वहां पे ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग ऑफ यूजर एक्सेस लॉग्स, ऑडिटिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स, एंड लास्ट में पढ़ा हमने ऑडिटिंग ऑफ इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो ऑडिटिंग ऑफ लॉजिकल कंट्रोल्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ऑडिट ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल्स, और उसमें सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड उसका ऑडिट। तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या है, उनका मेन काम क्या है। तो जैसे हमने उस कंट्रोल में पढ़ा था, उनका मेन काम है प्लानिंग करना, स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, अच्छी लीडरशिप देना, एंड लास्ट में एक अच्छा सा कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना। तो यहां पे हमारे जो सिस्टम ऑडिटर भाई साहब है वो सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास एक हाई क्वालिटी का, हाई एंड का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान रेडी है या नहीं है। देखिए ऑडिटर की पावर इतनी होती है कि वो मैनेजमेंट को भी क्वेश्चन कर सकता है, तो डू यू हैव एनी प्लानिंग। अगर वो प्लानिंग है तो उसकी क्वालिटी क्या है। अगर प्लान को स्टडी करने के बाद उसको लगता है कि दिस प्लान डजंट सूट टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, तो वो मैनेजमेंट को रेकमेंड करेगा कि कैसे कैसे चेंजेस वहां पे लाने चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए यहां पे ऑर्गेनाइजिंग का पॉइंट जो है वो जुड़ा है स्टाफ से। मैनेजमेंट का ज्यादातर टाइम स्टाफ यानी कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में जाता है। दोस्तों आज की तारीख में ह्यूमन रिसोर्सेज ये ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होती हैं,
क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टाफ इज इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हाई कंपटीशन। देखिए आज कितनी सारी कंपनियां कंपटीशन में होती हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टाफ को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ क्वालिटेटिव एम्प्लॉइज ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। नेक्स्ट इज इंटरनल स्टाफ। देखिए ये माना गया है एक सर्वे के जरिए कि ज्यादातर कोई स्कैम होता है, कोई फ्रॉड होता है तो उसमें इंटरनल एम्प्लॉय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर इंटरनल एम्प्लॉइज को, स्टाफ को सही तरीके से कंट्रोल या ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो दोस्तों वो फ्रॉड करके ऑर्गेनाइजेशन को काफी बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ। देखिए टेक्नोलॉजी काफी तेजी से चेंज होती है, तो दोस्तों हमें यह एंश्योर करना है कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, उनके पास अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, अप टू डेट स्किल होनी चाहिए। तो यहां पे ऑडिटर यह चेक करेगा कि एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफ एंड एम्प्लॉय सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उनको टाइम टू टाइम सही तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है, क्या उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, और क्या इंटरनल स्टाफ किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडिंग। यहां पे आईएएस ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन की लीडिंग कैपेसिटी को ऑडिट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और वो ये देखेगा कि सही तरीके से लीडरशिप इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। देखिए इस लीडरशिप को इंस्पेक्ट करने के लिए ऑडिटर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। जैसे कि क्या, जैसे कि ब्रेक में ऑडिटर खुद एम्प्लॉयज के साथ टिफिन शेयर करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है। इनफॉर्मली, फॉर्मली कई सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को स्टडी करके भी यह पता लगाया जा सकता है कि क्या सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब हम बात करें लीडिंग की तो मेन चीज आती है मोटिवेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आर दे सक्सेसफुल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज और नॉट, क्या वो सही रिगर के साथ परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। रिसोर्सेज के साथ साथ ऑडिटर यह भी एंश्योर करेगा कि एम्प्लॉइज एंड लीडर्स के बीच का कम्युनिकेशन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए मोटिवेट रहने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। जरा समझिए, अगर एम्प्लॉइज को कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कम्युनिकेशन होने के बाद भी अगर वहां के लीडर्स उसको सही टाइम पे रिजॉल्व नहीं कर सकते तो ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन सकता है एम्प्लॉइज के लिए। और कभी कभार एम्प्लॉय ये भी सोच सकता है कि भाई अब यहां पे हमारा क्या काम, हमारे लोग ही हमारी बात नहीं सुनते, चलिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चलते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग में ऑडिट भाई साहब ये देखेंगे कि कौन से कंट्रोल्स डिजाइन किए गए हैं, कौन से कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किए गए हैं, एंड सबसे बड़ी बात, जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटेंशन के हिसाब से, उसकी बाउंड्रीज के हिसाब से इफेक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों मैनेजरियल कंट्रोल्स में हमारे ये जो ऑडिटर भाई साहब है ये 4 फंक्शन को ऑडिट करेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग जहां पे स्टाफ की बात आई थी, देन लीडिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वन इज ऑडिट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए यहां पे हमारे ऑडिटर भाई साहब इन 3 तरीके के ऑडिट का यूज करते हैं। सबसे पहला कॉन्करेंट ऑडिट, देन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट एंड जनरल ऑडिट। देखिए पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट तो देखने से पता चलता है कि एक बार पूरा सिस्टम डेवलप हो जाए उसके बाद ऑडिटर यह चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे, एक्सपेक्ट किए थे, उस तरीके से क्या सिस्टम परफॉर्म कर रहा है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दो में, कॉन्करेंट ऑडिट एंड जनरल ऑडिट। ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखिए कॉन्करेंट ऑडिट में सिस्टम ऑडिटर खुद सिस्टम डेवलपमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है एंड ज्यादातर पॉइंट्स पे इंटरनल ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट होता है, कभी कभार तो वो एम्प्लॉय भी होता है, वो खुद इस सिस्टम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है और जहां जहां उसको लगता है कि क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है वो टीम को सजेस्ट करता है। जबकि जनरल ऑडिट में इंटरनल ऑडिटर नहीं होता, वहां पे
बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट आता है और जो सारे कंट्रोल्स इस सिस्टम डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं वो उसे चेक करता है। तो सबसे पहले आके ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल डिजाइन का लिस्ट डिमांड करेगा, उसको डिटेल में स्टडी करेगा एंड उसके बाद उसको कंपेयर करेगा कि थ्रू आउट द सिस्टम डेवलपमेंट क्या उस कंट्रोल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए हमने प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स में यह पढ़ा था कि इसमें कई सारे फेजेस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिस्टम का प्लानिंग होगा, उसके बाद एक कंट्रोल डिजाइन होगा, देन डिजाइनिंग, उसके बाद कोडिंग डेवलपमेंट, लास्ट में टेस्टिंग, देन इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहां पे इन सारे के सारे फेजेस पे ऑडिटर ये एंश्योर करेगा कि जो रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स, जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने इन सभी फेजेस में बनाई थी क्या उसी तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ। कंट्रोल जैसे डिजाइन किए थे उसी तरीके से इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए, डिजाइन जिस तरीके से सिस्टम की गई थी उसी तरीके से उसको डेवलप किया गया या नहीं। ये सारी की सारी चीजें ऑडिटर डिटेल में चेक करेगा और अगर उसको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करेगा एंड देन ऑर्गेनाइजेशन विल टेक सम एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए यहां पे ऑडिटर ये एंश्योर करेगा कि डेटा की इंटीग्रिटी सही तरीके से मेंटेन हुई है या नहीं हुई। मतलब क्या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये जहां स्टोर होना चाहिए वहीं पे स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जितने भी कंट्रोल्स डेटा रिसोर्सेज में लगाए गए हैं, जैसे कि पीरियडिकली बैकअप लेना, यूजर के ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करना, ये सारी की सारी चीजें ऑडिटर यहां पे डिटेल में चेक करेगा। ठीक है, पर ये कैसे करेगा, तो ये कई सारे डेटा यूजर के साथ पीरियडिकली इंटरव्यू लेगा, उनसे कुछ क्वेश्चंस करेगा और उनके आंसर्स के साथ उसको कुछ पता लग सकता है कि डेटा जिस तरीके से स्टोर होना चाहिए सर्वर में वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी ये सिस्टम में डमी यानी कि टेस्ट डेटा भी डाल सकता है और फिर उस एंटायर टेस्ट डेटा की प्रोसेस का वो ऑडिट करेगा कि जिस तरीके से डेटा स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग डिजाइन किया गया है क्या उसी तरीके से डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए प्रोसेसेस एंड सिस्टम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जिनका यह काम रहता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किए हैं क्या उसी तरीके से प्रोसेसेस एंड सिस्टम फंक्शन कर रहे या नहीं कर रहे। देखिए ऑडिटर भाई साहब को यही तो देखना है कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम सही तरीके से अपना काम कर रही या नहीं कर रही। तो ये वो कैसे करेगा, देखिए वो कई सारी टेक्निक्स यूज कर सकता है, जैसे कि इंटरव्यू लेना, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन कर सकता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम वाकई सही तरीके से परफॉर्म कर रही या नहीं कर रही। यहां पे ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो रिकमेंडेशंस क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी सीरियसली उनको लिया और किन किन रिकमेंडेशंस पे उन्होंने इंप्लीमेंटेशन किया। ये भी देखेगा कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम को क्या पीरियडिकली सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं दी जा रही, और उनको यह सिखाया जा रहा है नहीं जा रहा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से रिपोर्ट किया जाए। इतना ऑडिट करने के बाद उसको पता लग ही जाएगा कि टीम कैसे फंक्शन कर रही है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा एंड देन मैनेजमेंट विल टेक दी एक्शंस। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए यहां पे ऑडिटर ये देखेगा कि सिस्टम को जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, वो स्ट्रांग है या नहीं है। तो वो कैसे देखेगा, वो ये देखेगा सबसे पहले कि क्या ऑन गोइंग रिव्यू इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं। मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ पीरियडिकली इंस्पेक्शन कर रहा है अपनी सिक्योरिटी का, अगर नहीं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। ऑडिटर ये भी देखेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जैसे प्लान्स ऑन डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उनके जो लोग हैं वो सही तरीके से ट्रेंड है या नहीं है। यहां पे ऑडिटर ये भी देखेगा कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस लिया है या नहीं, क्योंकि भैया अगर कोई डिजास्टर आया और बहुत बड़ा लॉस हो गया तो इस इंश्योरेंस से ही तो लॉस रिकवर होगा।
लास्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। देखिए यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर भाई साहब ये देखेंगे कि जो ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किए हैं क्या उसी तरीके से ऑपरेशन सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली मैनेजरियल कंट्रोल को याद रखने के लिए एक बात ध्यान रखिए, दो चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ऑडिटर को यही देखना है कि क्या तय हुआ था और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर उन दोनों में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई तो वो अपने रिपोर्ट में रिपोर्ट करके मैनेजमेंट को रेकमेंड करेगा कि भाई इन जगह पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो भैया ऑडिट ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल्स के बाद अब आइए पढ़ते हैं ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। देखिए हमने कंट्रोल्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स में कैसे कैसे कंट्रोल्स आते हैं। हमने पढ़ा था बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, डेटाबेस कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल्स। अब यहां पे ऑडिटर इंडिविजुअल सिस्टम की फंक्शन को ऑडिट करेगा कि क्या वो सही तरीके से चल रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो करेगा कैसे, क्योंकि सिस्टम के अंदर घुसना ये उसके बस की बात नहीं भाई। तो दोस्तों वो ट्रेस करेगा ऑडिट ट्रेल्स। ध्यान रखिए वो ट्रेस करेगा ऑडिट ट्रेल्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है। हुआ यूं कि एक कपल अपने छोटे से बच्चे के साथ बीच पे घूमने के लिए गया। अब कपल उस समुद्र की लहरों में इतने खो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनका बच्चा कहीं खो गया। उन्होंने इधर देखा उधर देखा लेकिन बच्चा मिल ही नहीं रहा है। वो इतने पैनिक करने लगे, लेकिन तभी वहां पे एक वाइस बंदा और कहा कि डोंट पैनिक, हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उस वाइस बंदे ने देखा कि रेत पे, समुद्र की बीच की रेत पे उस छोटे बच्चों के पैरों के कुछ निशान थे। उसने उस निशान को ट्रेस किया और ट्रेस करते करते उसने देखा कि वो एक झाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। जैसे ये सभी लोग उस झाड़ियों के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा वहां पे आराम से खेल रहा है। दोस्तों यहां पे जो पैरों के निशान थे उसे ही हम कहते हैं ट्रेल। ट्रेल मतलब कुछ पीछे छूट जाना जिसका यूज करके हम किसी को ट्रेस कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो बैलेंस शीट की आइटम्स को ट्रेस करना हो तो आप ट्रायल बैलेंस में जाइए। अगर ट्रायल बैलेंस को ट्रेस करना हो तो आप उसके लेजर के बैलेंसेस को देखिए। लेजर के बैलेंसेस को अगर ट्रेस करना हो तो आप डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को देखिए। अगर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को आपको वहां पे ट्रेस करना हो भाई तो आप उसके पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को देखिए। और जर्नल एंट्री को ट्रेस करना हो तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट को देखिए। देखिए मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रेल होती है, जो ट्रेसेस होते हैं वो विजिबल होते हैं, आप मैन्युअली उसको देख सकते हैं। लेकिन भाई कंप्यूटर में आप कैसे उसे देखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई मैन्युअल लिंक नहीं होता, वहां पे लिंक एंड कनेक्शन होता है प्रोग्रामिंग से। देखिए अगर जर्नल एंट्री सही है और पोस्टिंग आपने सही किया तो उस प्रोसेस को सही माना जाएगा मैन्युअल में। लेकिन कंप्यूटर में अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो आपकी जर्नल एंट्री सही होने के बाद भी प्रोसेसिंग गलत निकलेगा, आउटपुट गलत निकलेगा। देखिए ऑडिटर भाई साहब को इन सारे के सारे एप्लीकेशन फेजेस, मतलब बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटा एंड कम्युनिकेशन, जब इन सभी फेजेस का वो ऑडिट करता है तो उसे वहां पे इन दो टाइप्स की ऑडिट ट्रेल्स को वेरीफाई करना होगा, मतलब ऑडिट लॉग्स को वेरीफाई करना होगा। फर्स्ट इज अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड सेकंड इज ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। नाउ फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? देखिए अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल तब मेंटेन की जाती है, तब सिस्टम उसको क्रिएट करता है जब यूजर उस सिस्टम में एंट्री करने के लिए जाता है। फॉर एग्जांपल जब बंदा लॉगिन करेगा तो कौन से आईडी से लॉगिन किया, किस बंदे ने उसको किया, वो ऑथराइजेशन क्या था, करने के बाद उसका पासवर्ड क्या था, कौन से टाइम पे उसने लॉगिन किया, कौन से सिस्टम पे लॉगिन किया, उस सिस्टम का आईडी क्या था, ये सारी की सारी डिटेल्स अकाउंटिंग ऑडिट लॉग में यानी कि अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होगी। या ये कहेंगे कि जो लॉग फाइल ऐसी डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल्स।
तो भैया ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल क्या होता है? देखिए ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद जब यूजर सिस्टम में एंट्री करना शुरू कर देता है उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का काम करता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो अकाउंटिंग ट्रेल जब अकाउंटिंग करने के लिए आप लॉगिन करते हो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जबकि ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल रिसोर्स कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। देखिए रिसोर्स कंजम्पशन का मतलब यहां पे हुआ जब प्रोसेसिंग शुरू होता है तो वो सारी डिटेल्स, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यूजर ने एंट्री करते टाइम पे फील्ड पे 2 बार एरर की तो वो एरर का काउंट अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होगा। उसके साथ उसने क्या क्या रिसोर्सेज कंज्यूम किए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, उस सॉफ्टवेयर पे वो भाई कितने टाइम तक वहां पे रहे, कौन कौन से फीचर्स को एक्सेस किया, कितने बार एरर किए, कितनी बार उसको रीप्रोसेस करवाया, कितनी बार उस फील्ड को डिलीट किया, मॉडिफाई किया, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में स्टोर होगी। तो फंडामेंटली बेसिकली दोस्तों अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में जब एंट्री शुरू होती है, जब बंदा लॉगिन होता है वो सारी डिटेल्स आएगी, एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में रिसोर्स कंजम्पशन एंड लॉगिन के बाद जो सारी प्रोसेसेस परफॉर्म होती है वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। देखिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि भाई मैन्युअल सिस्टम में तो हम ऑडिट ट्रेल को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में हम कैसे ऑडिट ट्रेल को ट्रेस करेंगे, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ प्रोग्रामिंग फॉर्म में होते हैं और ऐसा जरूरी नहीं, जैसे कि हमने समझा कि अगर जर्नल एंट्री सही है तो भैया वहां की पोस्टिंग सही होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है अगर प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में भी ऑडिट ट्रेल को ट्रेस करने का एक सॉल्यूशन है, क्या? वो है ऑडिट लॉग्स। देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंप्यूटर कोई प्रोसेस करता है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो प्रोसेस हो, आउटपुट हो, कम्युनिकेशन हो, डेटाबेस हो, बाउंड्री कंट्रोल्स हो, उन हर चीज का वो एक लॉग मेंटेन करेगा। दोस्तों उस लॉग को ही यहां पे कहते हैं ऑडिट ट्रेल। मतलब ऑडिटर वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं लेकिन इस स्टोर किए गए लॉग फाइल्स को उठाएगा, उसको स्टडी करेगा एंड एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब वो लॉग फाइल्स का ऑडिट करता है दोस्तों उसे ही कहा जाता है ऑडिट ट्रेल्स का ऑडिट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस एप्लीकेशन कंट्रोल के ऑडिट को पॉइंट को इस तरीके से पढ़ना है। देखिए जितने भी फेसेस हैं, मतलब ये शुरू होगा बाउंड्री, उसके बाद इनपुट, देन प्रोसेस, देन डेटा, आउटपुट एंड कम्युनिकेशन, इन सभी में हमें ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रेल, एंड उसके बाद हमें समझाना है अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें बाउंड्री कंट्रोल्स की, तो बाउंड्री कंट्रोल्स में हमें ये 3 चीजें समझनी होगी। पर्पस ऑफ बाउंड्री कंट्रोल ऑडिट ट्रेल, देन उसका अकाउंटिंग ट्रेल एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं सबसे पहले ऑडिट ऑफ बाउंड्री कंट्रोल्स। और जैसे मैंने कहा हमें यहां पे 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला पर्पस, देन अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड देन ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। तो सबसे पहला यहां पे पर्पस ऑफ बाउंड्री ऑडिट ट्रेल्स, बाउंड्री कंट्रोल्स। देखिए यहां पे जो लॉग्स होंगे वो क्रोनोलॉजिकल वे पे कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ कि जैसे जैसे इवेंट अकर होती जाती है उसी टाइम फेज पे, उसी सेकंड पे वो सेकंड वाइज, मूवमेंट वाइज सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। तो भाई ये लॉग्स कैसी कैसी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला है आइडेंटिटी ऑफ द यूजर ऑफ द सिस्टम, मतलब उसका आईडी क्या है उस हिसाब से। देन ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन सप्लाइड, उसने कौन सा पासवर्ड दिया, कौन सा बायोमेट्रिक ऑप्शन दिया, कौन सा बायोमेट्रिक साइन से उसने लॉगिन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड, एक बार लॉगिन करने के बाद उसने कौन कौन से फीचर्स एक्सेस किए, क्या उसने वाउचर को एक्सेस किया तो वाउचर एक सिस्टम का रिसोर्स है, क्या उसने किसी कैलकुलेशन पे क्लिक किया तो वो कैलकुलेशन कुछ रिसोर्सेस है। आफ्टर दैट एक्शन प्रिविलेजेस रिक्वेस्टेड, मतलब दिए गए मेन्यूज में से किसी खास फीचर को एक्सेस करना। आफ्टर दैट टर्मिनल आइडेंटिफायर,
टर्मिनल आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस का आईडी, उसका मैक आईडी या कोई और यूनिक आईडी जिससे वो उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। देन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, द नंबर ऑफ साइन ऑन अटेम्प्ट। हाँ, ये होता है कभी कभार कि जब हम लॉगिन करते हैं, एक या दो ट्राई में हम लॉगिन नहीं करते तो हम बार बार उसको ट्राई करते हैं, तो लॉग ये भी रिकॉर्ड करेगा कि भाई कितने अटेम्प्ट में उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सक्सेसफुल हुआ। एंड लास्ट वन इज रिसोर्सेज प्रोवाइडेड एंड डिनाइड। मतलब कभी कभार हम कुछ फीचर्स, कुछ प्रिविलेजेस को एक्सेस करने की कोशिश तो करते हैं, सिस्टम जो एनेबल किए हैं वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो हमारे लिए डिसेबल्ड है वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमने जितने भी अटेम्प्ट किए वो रिकॉर्ड करेगा, कितने सिस्टम ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए वो रिकॉर्ड करेगा, एंड कितने डिनाई किए वो भी रिकॉर्ड करेगा। बाउंड्री कंट्रोल्स के ऑडिट में जो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल है उसमें आएगा एक्शन प्रिविलेजेस अलाउड और डिनाइड। मतलब यूजर ने कितनी बार लॉगिन करने की कोशिश की, कितनी बार वो अटेम्प्ट में फेल हुआ एंड कब वो सक्सेसफुल हुआ, और उसके लॉगिन के साथ उसको क्या एनेबल हुआ, क्या डिसेबल हुआ, ये जाएगा अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में। ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन में हमने पढ़ा था रिसोर्स कंजम्पशन एंड लॉगिन करने के बाद वाली एक्टिविटी, मतलब वही चीज ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड होगा रिसोर्स यूसेज फ्रॉम लॉग ऑन टू लॉग आउट टाइम। रिसोर्स का मतलब भैया हार्डवेयर में क्या उसने यूज किया, मान लीजिए कि उसने डेटा एंट्री करते टाइम पे 5 MB का हार्ड डिस्क का स्पेस यूज कर दिया, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर के कौन से फीचर्स यूज किए वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और उन सभी का बन जाएगा एक लॉग। दैट्स व्हाई द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉग ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन। तो दोस्तों बाउंड्री के बाद द नेक्स्ट वन इज द ऑडिटिंग ऑफ इनपुट कंट्रोल्स। देखिए इनपुट कंट्रोल में भी हमें ये 3 बातें पढ़नी है, पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रेल, देन अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड देन ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। तो क्या पर्पस है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। The main purpose is this maintains the chronology of events from the time data and instructions are captured and entered into an application system until the time they are deemed valid and passed on to other subsystems within the application system। क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे जो लॉग फाइल्स क्रिएट होगी, जो ऑडिट ट्रेल्स क्रिएट होगी, वो बाउंड्री कंट्रोल के बाद जब यूजर डेटा एंटर कर रहा है एंड सिस्टम उस किए गए डेटा एंटर को कैप्चर कर रहा है। यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डेटा एंट्री सिर्फ कीबोर्ड से की जाए ऐसा जरूरी नहीं, वो OMR हो सकता है, वो बारकोड रीडर हो सकता है, और कई सारी और चीजें हो सकती है, जैसे कि डिजिटल पेन भी हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है। जब डेटा एंट्री हुई वहां से लेके जब ये एंटर की गई इंफॉर्मेशन दूसरे सब सिस्टम्स में पास ऑन होती है प्रोसेसिंग करने के लिए, वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन ये इनपुट लॉग फाइल्स सेव करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं उसकी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल्स एंड ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। देखिए ध्यान रखिए यहां पे अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा जब बंदा सिस्टम में कुछ डेटा एंटर कर रहा है, मतलब वो सीरीज ऑफ इवेंट्स एट द टाइम ऑफ एंट्री जो बंदा उसमें डाल रहा है, और ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में वो सारी चीज आएगी जो एंटर होने के बाद प्रोसेस होती है। जैसे कि अकाउंटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु वाज द सोर्स ऑफ द डेटा। मतलब वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आई, मतलब क्या होता है अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर ने दी है तो कस्टमर वहां पे सोर्स पर्सन बन जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से आई है तो सोर्स पर्सन यहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। तो लॉग फाइल ये भी मेंटेन करेगा कि ये इंफॉर्मेशन में जो डेटा एंट्री हो रही है उसका सोर्स पर्सन क्या है। आफ्टर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु एंटर्ड द डेटा इनटू द सिस्टम। ये तो काफी बेसिक है भाई, उस बंदे का आईडी जो खुद डेटा वहां पे एंटर कर रहा है। आफ्टर दैट द टाइम एंड द डेट व्हेन द डेटा वाज कैप्चर्ड, ये भी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। उस टाइम उस डेट पे, अरे भैया उस सेकंड तक को हमारा लॉग फाइल रिकॉर्ड कर लेता है। देन the identifier of the physical device used to enter the data into the system। मतलब जिस टर्मिनल से डेटा एंट्री हो रही है उसका आईडी भी लॉग फाइल में सेव हो जाएगा। जानते हैं हर एक डिवाइस का एक मैक आईडी होता है जिससे हम डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The last one is the account or record to be updated by the transaction। मतलब देखिए जब हम बात करें किसी भी ट्रांजैक्शन की
तो उसमें कुछ लेजर्स, कुछ अकाउंट्स काम करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सेल्स जर्नल एंट्री की, तो उसमें कौन से अकाउंट्स होंगे? उसमें सेल्स का अकाउंट होगा, पार्टी का अकाउंट होगा, जीएसटी का अकाउंट होगा, भैया डिस्काउंट का अकाउंट हो सकता है, क्वांटिटी का अकाउंट होगा, रेट, उसके बाद अमाउंट, कई सारी फील्ड होगी। तो लॉग फाइल ये भी वहां पे सेव रखेगा कौन से अकाउंट्स, कौन से लेजर्स, कौन से इन्वेंट्री अकाउंट्स वहां पे अफेक्ट हुए। अब आइए पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल ऑफ इनपुट कंट्रोल्स। द फर्स्ट वन इज द टाइम टू की इन अ सोर्स डॉक्यूमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट एट अ टर्मिनल। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं और कई सारी चीजें खरीदने के बाद जब हम कैश काउंटर पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो क्या होता है, देखिए वहां पे खड़ा हुआ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट को बारकोड रीडर से स्कैन करवाएगा। दोस्तों उस स्कैन को ही हम कहते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट को हम हमारे सिस्टम में इनपुट कर रहे, एंटर कर रहे। तो दोस्तों जब बारकोड रीडर उस पर्टिकुलर कोड को स्कैन करता है तो वो स्कैनिंग का टाइम कौन सा था, उसकी प्रोसेसिंग का टाइम कौन सा था, वो रिकॉर्ड करेगा हमारा ये ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। उसके बाद है नंबर ऑफ रीड एरर्स मेड बाय एन ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइसेस। कभी कभार हम इनपुट किसी स्कैन के जरिए देते हैं, जैसे कि ओएमआर शीट्स, उसको हम स्कैन करके इनपुट देते हैं। तो स्कैन करते टाइम पे कितनी बार एरर हुआ, ये प्रोसेसिंग पॉइंट है, ये रिकॉर्ड करेगा ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। देन नंबर ऑफ कीइंग एरर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ये कीइंग एरर क्या होता है? कभी कभार जब हम टाइप करते हैं तो कुछ अल्फाबेट्स हम गलत डाल देते हैं, उसको डिलीट करके हम दोबारा डालते हैं। अगर फिर भी हमारे कैरेक्टर्स गलत आते हैं तो हम उसको रिमूव करके मॉडिफाई करते हैं। जितनी बार एंट्री करके हम उसको निकालते हैं वो हर एक चीज को हमारा ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करेगा। फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंस्ट्रक्शन इन अ कमांड लैंग्वेज इज यूज्ड, मतलब हमने जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे इनपुट में डाला है वो कितनी बार प्रोसेस होता है, कमांड लैंग्वेज ने उसको कितनी बार लिया, कितनी बार प्रोसेस किया, ये भी रिकॉर्ड होगा ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में। लास्ट वन इज टाइम टेकन टू इन्वोक एन इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ लाइट पेन वर्सेस अ माउस। मतलब ये कि जब हम माउस से क्लिक करते हैं, जब माउस से प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेसिंग में कितना टाइम गया। अगर हम कुछ लाइट पेन, कोई पेन जैसी डिवाइस यूज करते हैं डेटा इनपुट करने के लिए, पर्टिकुलरली जब हम कोई ड्राइंग या स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं, तब प्रोसेसिंग में कितना टाइम लेता है, ये भी इस ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में स्टोर होगा। तो भैया इनपुट कंट्रोल्स के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिट ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। तो वंस अगेन डियर वी हैव टू लर्न अबाउट द 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज द पर्पस, देन अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड operations audit trail. So purpose क्या है? The audit trail maintains the chronology of events from the time data is received from the input or communication subsystem to the time data is dispatched to the database, communication or output subsystems. मतलब क्या हुआ कि यहां पे वो सारी लॉग फाइल्स मेंटेन होगी जब प्रोसेसिंग के लिए इनपुट आ चुका है, और जब प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीजें लॉग फाइल्स में रिकॉर्ड होगा, तब तक जब तक कि ये सारा प्रोसेस किया डेटा आउटपुट सब सिस्टम में भेजा नहीं जाता। तो दोस्तों आइए समझते हैं अभी प्रोसेसिंग कंट्रोल्स की ऑडिट ट्रेल, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। तो सबसे पहला होगा डिटेल्स ऑफ इनपुट सब सिस्टम। मतलब ये कि अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल ये रिकॉर्ड करेगा कि जो भी डेटा लोड हुआ है प्रोसेसिंग करने के लिए वो कौन से इनपुट मॉड्यूल से आया है। उसके बाद प्रोसेसिंग सब सिस्टम्स, देखिए जब एक डेटा प्रोसेस होता है तो जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल प्रोसेसिंग मॉड्यूल यूज करे, कई सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स भी वो यूज कर सकता है। मतलब एक का डेटा यहां से आया, उसके बाद यहां जाएगा, ये प्रोसेस हो गया, फिर थर्ड प्रोसेस हो गया, फिर फोर्थ में, उसके बाद वो आउटपुट में जाएगा। तो जितने भी मॉड्यूल्स यूज किए हैं उन सभी का डिटेल्स हमारे अकाउंटिंग प्रोसेसिंग ट्रेल में सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आउटपुट सब सिस्टम। मतलब ये कि एक बार सारे का सारा डेटा प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये कौन से सब सिस्टम में थ्रो हुआ है। देखिए हर एक प्रोसेसिंग मॉड्यूल का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो कौन से आउटपुट मॉड्यूल में इसको पुश किया गया है उसकी भी डिटेल यहां पे से होगी। देन टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, इतना प्रोसेस करने के लिए टाइम कितना लगा, ये भी रिकॉर्ड होगा। एंड द लास्ट वन इज एनी चेंजेस मेड बाय द यूजर। मतलब इस प्रोसेसिंग को करते टाइम पे अगर यूजर ने कुछ इंटरफियरेंस करके चेंजेस किए हैं तो उस चेंजेस को भी ये रिकॉर्ड कर लेगा। अब अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल के बाद द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल ऑफ प्रोसेसिंग। तो देखिए यहां पे ये जो लॉग फाइल होगा वो ये दो चीजों को रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहला द हार्डवेयर कंजम्पशन डिटेल्स एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर कंजम्पशन
डिटेल्स। वही हार्डवेयर कंजम्पशन में कौन सी डिटेल्स आ सकती है, जैसे कि सीपीयू टाइम यूज्ड, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस यूज्ड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यूज्ड। सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग करते टाइम पे कितना टाइम गया, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है हार्ड डिस्क की स्पेस का कितना यूसेज किया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का मतलब हुआ कि इंटरनेट एंड नेटवर्क में कितनी बैंडविड्थ के साथ डेटा प्रोसेस हुआ। तो भैया सॉफ्टवेयर कंजम्पशन लॉग्स में क्या क्या आ सकता है, पहला जो है वो है कंपाइलर्स एंड सब रूटीन लाइब्रेरीज। देखिए कंपाइलर्स का मतलब ये होता है कि जब भी डेटा प्रोसेस करता है, डेटा जब एंटर किया जाता है तो वो कैरेक्टर्स फॉर्म में होता है, अल्फाबेट्स नंबर्स ऐसे फॉर्म में होता है, कंप्यूटर उसे समझ नहीं सकता। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, लिसन टू माय वर्ड्स, ट्रांसलेट करेगा, दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पे कहते हैं कंपाइलर्स। तो कैसे कैसे कंपाइलर्स यूज किए गए इस ट्रांसलेशन को करने के लिए, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, यह भी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद सब रूटीन लाइब्रेरीज क्या होता है, देखिए एक सिस्टम कई सारे छोटे छोटे सब सिस्टम से बनी होती है, मतलब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से बनी होती है। तो एक प्रोसेस करने के लिए उस प्रोसेसिंग ने कितने कितने सब सिस्टम्स को, सब सॉफ्टवेयर्स को यूज किया, उस सॉफ्टवेयर का लिस्ट यहां पे ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में से हो जाएगा। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट फैसिलिटीज, मतलब डीबीएमएस की बात हो रही है, भैया डीबीएमएस में कौन कौन से फीचर्स को आपने यूज किया। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इंटरनेट के कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज किया आपने, ब्राउजर कौन सा यूज किया था आपने, नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया था आपने, स्विच कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया था। ये सारी बातें यहां पे रिकॉर्ड होगी हमारे इस सॉफ्टवेयर कंजम्पशन के लॉग फाइल में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अभी डेटाबेस कंट्रोल्स के ऑडिट की। तो सबसे पहले पर्पस देखिए, द ऑडिट ट्रेल मेंटेन्स द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स दैट अकर आइदर टू द डेटाबेस डेफिनेशन और डेटाबेस इटसेल्फ, मतलब यहां पे सेव किए गए डेटाबेस के बारे में लॉग फाइल्स मेंटेन करेगा हमारा सिस्टम। सबसे पहला है यहां पे अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल क्या क्या मेंटेन करेगा समझते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मतलब उसका फॉर्मेट क्या है, वो एक्सेल है, इमेज है या कोई और फॉर्मेट एटसेट्रा। उसके बाद है साइज, जो भी डेटा सेव किया गया है उसका साइज क्या है। देन एप्लीकेशन टाइम, देखिए एप्लीकेशन टाइप का मतलब होता है कि डेटा किस मॉड्यूल से प्रोसेस होके आया है, क्या ये मार्केटिंग से आया है, क्या ये अकाउंटिंग से आया है, क्या ये प्रोडक्शन से आया है, वो डिटेल भी वहां पे होगी। आफ्टर दैट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये कि एक बार डेटा प्रोसेस हो गया तो ये डेटा कहीं पे सेव होगा, कहीं पे हार्डवेयर लोकेशन पे सेव होगा, कौन से सिस्टम पे ये सेव है उसका लोकेशन भी डेटाबेस सेव रखेगा। और दूसरा ये कि डेटा कौन से इनपुट डिवाइस से एंटर हुआ है उसका भी आईडी रखेगा। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में डेटा जिस डिवाइस से एंटर हुआ है एंड जिस डिवाइस में सेव हुआ है उसका आईडी स्टोर करेगा। उसके बाद है टाइम व्हेन द डेटा इज लोडेड इनटू द सिस्टम। तो दोस्तों ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब डेटा एंटर किया तो कौन से टाइम फ्रेम पे एंटर किया था वो से होगा। नेक्स्ट इज a time when the data is processed and the time when the data is stored, मतलब तीनों की टाइमिंग लिखी जाएगी। आफ्टर दैट इफ एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस आर मेड बाय द यूजर, अगर यूजर ने डेटा सेव करने के बाद या उससे पहले कुछ भी चेंजेस किए हैं, डेटा की इनपुट वैल्यूज बदल डाली या उसका कोई फील्ड चेंज किया, दोस्तों उस चेंजेस को भी यहां पे डेटाबेस का लॉग फाइल मेंटेन करेगा। देखिए जब हम कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट बदल जाता है, जो देखने वाला होता है उसको तो वही ओरिजिनल लगता है, लेकिन जब आप लॉग फाइल स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको दो चीज दिखाएगा, सबसे पहला ओरिजिनल एंट्री एंड दूसरा मॉडिफिकेशन। तो ऑडिटर इसको लेके ये पता लगा सकता है कि पहले एंट्री कुछ और किया था और बाद में ऑल्टरेशन, सीधे तौर पे देखेंगे तो ये चेंजेस पता नहीं चलते। उसके बाद है डेटाबेस कंट्रोल की ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। देखिए ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में वंस अगेन यहां पे दो चीजें तो है ही, पहला है हार्डवेयर कंजम्पशन डिटेल्स, मतलब ये डेटा को इनपुट करने से लेके जब वो डेटा स्टोर होता है तो कौन से हार्डवेयर कितनी मात्रा में कितने मैग्नीट्यूड में यूज किया गया, हार्ड डिस्क कैसे यूज की गई, प्रोसेसिंग पावर कैसे यूज किया गया, रैम कैसे यूज की गई, ये सारी डिटेल्स यहां पे होगी। एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर कंजम्पशन, डेटाबेस को इनपुट करने के बाद स्टोर करने तक
कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, ये भी यहां पे सेव होगा। उसके साथ है नंबर ऑफ एरर्स मेड व्हाइल डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज। तो दोस्तों डेटा स्टोर करते टाइम पे एंटायर सिस्टम ने कितनी एरर की, उस एरर के काउंट नंबर के साथ डेटा हमारे ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल में सेव होगा। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों आउटपुट कंट्रोल्स के ऑडिट की। तो अगेन दोस्तों यहां पे अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल देखी जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए यहां पे सिस्टम के लॉग्स फाइल के साथ साथ यूजर के एक्शंस को भी स्टडी किया जाएगा कि उसने आउटपुट के साथ क्या किया। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस? The audit trail maintains the chronology of events that occur from the time of the content of the output is determined till the user complete their disposal of output because it is no longer should be retained। मतलब ये हुआ कि जब आउटपुट की रिक्वायरमेंट पैदा हुई वहां से लेके आउटपुट को यूज करने के बाद उस आउटपुट को डिस्पोज करने तक का सारा डिटेल्स जिस रजिस्टर में, जिस लॉग फाइल में मेंटेन होगा, तो ये सारी डिटेल्स ऑडिट लॉग फाइल में मेंटेन होगी। तो अब अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में क्या आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पे ऑडिटर देखेगा व्हाट आउटपुट वाज प्रेजेंटेड टू द यूजर्स हु रिसीव्ड द आउटपुट, व्हेन द आउटपुट वाज रिसीव्ड एंड व्हाट एक्शंस वर टेकन विद द आउटपुट। ये देखने के लिए ऑडिटर कुछ लॉग्स फाइल एंड कुछ ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करेगा। बात करते हैं ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल ऑफ आउटपुट कंट्रोल्स। तो ये क्या क्या मेंटेन करेगा दोस्तों? ये मेंटेन करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द आउटपुट। ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं ग्राफ्स, इमेजेस, रिपोर्ट पेजेस, प्रिंटिंग टाइम, मतलब आपने रिपोर्ट को कितनी बार प्रिंट किया यहां तक की डिटेल वो सेव करेगा। एंड डिस्प्ले रेट टू प्रोड्यूस द वेरियस आउटपुट्स। ये डिस्प्ले रेट क्या है? देखिए जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करके स्टोर करते हैं और जब हमें उसको रिट्राइव करना होता है तो वो आता है आउटपुट फॉर्म में। कहते हैं ना कि हम कंप्यूटर में कुछ चीजें ढूंढ के उसको रिपोर्ट फॉर्म में हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक रिपोर्ट को हमने कितनी बार एक्सेस किया, कितनी बार डिस्प्ले करवाया, उसे ही कहते हैं डिस्प्ले रेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजमेंट ने अपनी बैलेंस शीट पिछले एक वीक में मोर देन 100 टाइम्स देखी। दोस्तों मैनेजमेंट को तो यही लग रहा होगा कि भाई हम तो सिर्फ एक बार देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार क्लिक हुआ उस हर एक क्लिक को हमारा ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल सेव कर देता है। और ये स्टडी करने के बाद ऑडिटर पता लगा सकता है कि भाई एक रिपोर्ट किसी बंदे ने कितनी बार एक्सेस किया। अब आइए समझते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल का आखिरी पॉइंट, और वो है कम्युनिकेशन कंट्रोल का ऑडिट। तो सबसे पहले पर्पस। सो हियर the log files maintains a chronology of the events from the time a sender dispatches a message to the time receiver obtains the message। देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, ट्रांसमीटर मैसेज भेजेगा अपने कम्युनिकेशन चैनल थ्रू एंड रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो उसके बीच में जो जो प्रोसेसिंग हुई है उन सारी की सारी प्रोसेस का एक लॉग फाइल बनेगा और उसी लॉग फाइल को यूज करके ऑडिटर भाई साहब ऑडिट करेंगे। तो आइए बात करते हैं अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल्स की। तो सबसे पहला उसमें सेव होगा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द सोर्स एंड सिंक नोड। देखिए ये सोर्स एंड सिंक नोड क्या होता है? पहला सोर्स मतलब जहां से डेटा जा रहा है वो नोड। नोड का मतलब होता है डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस या वो टर्मिनल। तो सोर्स नोड का मतलब होता है ट्रांसमीटर एंड सिंक नोड का मतलब होता है कि उस नोड से जो सिंक है, जो कनेक्टेड है, मतलब रिसीवर। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगा, सेव करेगा उन दोनों की डिटेल्स कि ये कौन सी डिवाइसेस है, इसका आईडी क्या है और इसका आईडी क्या है। सेकंड इज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच नोड इन द नेटवर्क दैट ट्रांसफर्स द मैसेज, यूनिक आइडेंटिफायर of the person or process authorizing dispatch of the message, time and date at which the message was dispatched। क्या मतलब हुआ? तो वही हुआ दोस्तों कि जितने भी लोग इस एंटायर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है उनके आइडेंटिफायर्स, उनके आईडीज, जो लोग इस मैसेज को भेज रहे हैं, मतलब भाई नेटवर्क में जो बंदा डेटा को यूज कर रहा है, नेटवर्क को यूज कर रहा है, उसको नेटवर्क में मैसेज भेजने से पहले अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। तो कौन से बंदे ने ये एंटायर मैसेज इनिशिएट किया है उसका डिटेल्स भी होगा। उसके साथ साथ टाइम एंड डेट, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे इस मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, ये भी यहां पे सेव होगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट एट विच द मैसेज वाज रिसीव्ड बाय द सिंक नोड। तो
तो दोस्तों ये काफी इजी है, रिसीवर ने कौन से टाइम पे, कौन से सेकंड पे इस मैसेज को रिसीव किया। हमने व्हाट्सएप में भी देखा होगा कि एक बार हम मैसेज भेजने के बाद जब रिसीवर उसको रीड करता है तो व्हाट्सएप में दिखता है कि वो टिक मार्क्स जो होते हैं वो ब्लू कलर हो जाता है। The last one is message sequence number and the image of the message received at each node transferred in the network। मतलब ये कि जब मैसेज का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसकी सक्सेस का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर क्रिएट होता है, वो भी इस लॉग फाइल में सेव होगा। और सीक्वेंस नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम कई सारे मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, तो कौन सा फाइल पहले गया, कौन सा फाइल बाद में गया, कौन सा मैसेज पहले गया, कौन सा बाद में, उसका सीक्वेंस भी ये लॉग फाइल मेंटेन करता है। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल्स के बाद नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल्स ऑफ द नेटवर्क, और वो क्या क्या चीजें स्टोर करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट हैव बीन ट्रांसमिटेड बाय ईच लिंक एंड ईच नोड, देन क्यू लाइन्स एट ईच नोड। ये क्यू लाइन्स क्या होता है? देखिए कभी कभार एक ही कंप्यूटर, एक ही नोड कई सारे मैसेजेस एट अ टाइम प्रोसेस करता है, लेकिन क्या हो अगर कम्युनिकेशन चैनल बिजी हो तो दोस्तों वहां पे बनना शुरू हो जाता है क्यू। जैसे हमने प्रिंटर के पॉइंट में पढ़ा था स्पूलिंग, तो दोस्तों एक पर्टिकुलर नोड पे कितना क्यू लेंथ रहा था, एट ए टाइम कितने मैसेजेस क्यू में खड़े रहे थे, ये भी से होगा। देन नंबर ऑफ एरर्स अकरिंग ऑन ईच लिंक और एट ईच नोड, then number of retransmission that have occurred across each link। कभी कभार पहली बार अगर ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होता तो यूजर नोड उसको दोबारा रीट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, ये भी रिकॉर्ड होगा। log of errors to identify locations and patterns of the errors। the last one is the log of system restarts। कभी कभार जब नेटवर्क में ट्रांसमिशन कितनी भी बार आप ट्राई करो वो नहीं होता तो हमें एंटायर नेटवर्क को, एंटायर सिस्टम को रिस्टार्ट करना होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमारा इंटरनेट चालू नहीं होता तो हम हमारे रूटर या मॉडेम को रिस्टार्ट करते हैं और दोबारा नेटवर्क रीस्टैब्लिश हो जाता है, तो लॉग फाइल ये भी वहां पर रिकॉर्ड करेगा कि सिस्टम को कितनी बार रिस्टार्ट करवाया गया। लास्ट वन इज मैसेज ट्रांजिट टाइम्स बिटवीन नोड्स एंड एट डिफरेंट नोड्स। मतलब एक मैसेज को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यह भी हमारी ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल्स अपने लॉग फाइल में सेव करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा होता है हमारा सिस्टम ऑडिट का टॉपिक।